बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 29 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से। यूरोप का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि इमानुएल मैक्रोन और ओलाफ शॉल्स की मुलाकात होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात, सब नज़रें इस मुलाकात की जानिब थी। जाहिर है कि जर्मनी और फ्रांस प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, यूरोप का फेस हैं और इनका फैसला, यूरोप का फैसला कंसीडर किया जाता है। इन दोनों कंट्रीज़ के सरबराहान मुलाकात की सर जोड़े बर्लिन के अंदर और मुलाकात के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नक्शे दिखाकर इन दोनों कंट्रीज ने रूस के साथ, इन अदर वर्ड्स, जंग में जाने का फैसला किया है। अब इस फैसले पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद रद्द अमल का इजहार किया है और बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस गुफ्तगू के बाद जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुफ्तगू की है, अब सब नजरें अमेरिका की जानिब हैं, अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब हैं कि जो बाइडन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ना सिर्फ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस वार्निंग पर, बल्कि जो यूरोप की जानिब से फैसला सामने आया उस पर किस तरह का रिएक्शन होगा जो बाइडन का आने वाले चंद घंटों में वो भी सामने आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैदान जंग की सिचुएशन आपको मालूम है, ईस्टर्न यूक्रेन हो या फिर सदर्न यूक्रेन हो, डेली बेसिस पर रशिया की स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हो रही हैं और रशिया की फौजों की जो पेशकदमी है वो भी जारी है। डेली बेसिस पर एक दो विलेजेस को रशिया कंट्रोल करने का दावा करता है। दावा क्या करता है, रियलिटी भी यही है। और अब तो यूक्रेन के आर्मी चीफ तो छोड़ दें, यूक्रेन के सदर भी ये एडमिट करने लगे हैं कि असलहे, गोले बारूद की कमी है और जो इजाजतें हैं आपकी जानिब से वो नहीं दी जा रही, कॉन्फिडेंस के साथ मुझे फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। इस वजह से फ्रंट लाइन्स के ऊपर सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसको यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी एडमिट करने लगे हैं, जो कि दौरे पर थे, यूरोप के दौरे पर निकले हुए थे। स्पेन गए, उसके बाद बेल्जियम गए, बेल्जियम के अंदर एयर बेस का भी विजिट किया। वहाँ पर बेल्जियम ने F-16 दिखाए यूक्रेन के सदर को, ना सिर्फ F-16 दिखाए बल्कि उन पायलट्स से भी मुलाकात की यूक्रेन के सदर ने। यूक्रेन के अपने पायलट्स हैं जो कि बेल्जियम के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे, ऑलमोस्ट ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। और जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहां से निकले बेल्जियम से जब इनका तैयारा निकला, उड़ा, तो इनके तैयारे को हसार में लिया हुआ था। जो F-16 तैयारे जो कि यूक्रेन के ही पायलट्स उड़ा रहे थे, तो इन मनाजिर को खैर यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री है उसने भी इन मनाजिर को जारी किया है और ये दिखाया ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि रशिया को मैसेज दिया कि तैयार हो जाओ, F-16 लड़ाका तैयारे आने ही वाले हैं। लेकिन खैर इस शर्त के साथ ये लड़ाका तैयारे दिए गए हैं बेल्जियम की जानिब से, नीदरलैंड्स की जानिब से, डेनमार्क की जानिब से, कि ये तैयारे जो हैं वो यूक्रेन अपनी टेरिटरी के अंदर उड़ाएगा। लेकिन ये बहस अभी फिलहाल जारी है कि क्या यूक्रेन को इजाज़त देनी चाहिए या इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यहाँ से बेल्जियम से यूक्रेन के सदर पहुंचे पुर्तगाल के अंदर भी कुछ मुआहिदों पर इन्होंने दस्तखत किए हैं, लेकिन इतने बड़े मुआहिदे नहीं है, इतनी बड़ी इमदाद नहीं है जितनी बड़ी इमदाद स्पेन और बेल्जियम से मिली। 1 बिलियन यूरोस की दोनों कंट्रीज से 1 बिलियन यूरोस की मदद इमदाद मिली। यहाँ से पुर्तगाल से $100 मिलियन से ज़्यादा की जो इमदाद है वो पुर्तगाल ने अनाउंस की। पुर्तगाल भी नेटो मुल्क है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूक्रेन की सपोर्ट के लिए पुर्तगाल भी सफ़े अव्वल में नहीं तो दूसरी तीसरी सफ में पुर्तगाल मौजूद रहता है। अब यहाँ पर भी पुर्तगाल की जानिब से पुर्तगाल के दौरे के दौरान इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जो बहस चल रही है नेटो कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, कि यूक्रेन के अंदर ट्रूप्स भेजने से पहले क्या यूक्रेन को जो असलहा, गोला बारूद ये कंट्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसको रशियन टेरिटरी के अंदर डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई। 2 धड़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 धड़े बन चुके हैं नेटो कंट्रीज के अंदर। एक ग्रुप वो है जो ये कहता है कि इजाज़त देनी चाहिए और दूसरा ग्रुप वो है जिसमें इटली भी शामिल है, हंगरी भी शामिल है, वो ये कहते हैं कि यूक्रेन को ऐसी इजाज़त नहीं देनी चाहिए वरना रशिया हमें जंग में कंसीडर करेगा और ये जंग तीसरी आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग के जो रिमार्क्स हैं
उन पर बहुत ज़्यादा बहस बन गई थी जब नेटो के चीफ ने कहा कि वक्त आ चुका है कि यूक्रेन को इस तरह की इजाज़त देनी चाहिए। अब सेम वही अल्फाज थे जो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको गुफ्तगू सुनवाई, सेम वही अल्फाज थे जब इमैनुअल मैक्रोन पहुंचे बर्लिन, यहाँ पर ओलाफ शॉल्स से मुलाकात की। ओलाफ शॉल्स का मैं आपको बता दूं कि ये वो बंदा है कि जब यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई थी तो ओलाफ शॉल्स ने हेलमेट का तोहफा जो है वो यूक्रेन को दिया था। यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। हेलमेट से बढ़ते 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 जो ओलाफ शॉल्स हैं वो अब मिसाइल से भी आगे बढ़कर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस मुलाकात के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओलाफ शॉल्स से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से तो खैर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने ये आइडिया इनिशिएट किया था। ना सिर्फ ये आइडिया कि यूक्रेन को इजाज़त देनी चाहिए, बल्कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन अपने इस आइडिया पर भी कायम है कि यूरोप की सालमियत के लिए, यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अपने फौजी भी यूक्रेन के अंदर उतारने चाहिए। अब इस मुलाकात के बाद जो इमैनुअल मैक्रोन हैं उन्होंने तो यही बातें की, नक्शा निकाल लिया, और इमैनुअल मैक्रोन ने बिल्कुल वही वाली साइंस जो है वो इमैनुअल मैक्रोन के जो अल्फाज थे वो सेम वही थे जो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको गुफ्तगू भी सुनवाई कि नेटो के चीफ ने कहा कि रशिया पर हमला नहीं करना, रशियन शहरियों पर हमला नहीं करना, रशिया के शहरों पर हमला नहीं करना, बस उन जगहों को टारगेट करना है जहां से रशिया मिसाइल्स लॉन्च करता है या फिर ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं रशिया की जानिब से। जब तक उन जगहों को टारगेट नहीं किया जाएगा, जब तक उन लॉन्चर्स को टारगेट नहीं किया जाएगा, तब तक यूक्रेन तो महफूज नहीं है और यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद देने का कोई फायदा नहीं है। अब यही साइंस जो है, यही फिजिक्स समझाने की कोशिश की इमैनुअल मैक्रोन ने, और ये कहा कि रशिया पर हमला भी नहीं कर रहे, रशिया के साथ डायरेक्ट जंग भी नहीं कर रहे, बस हम यूक्रेन को सिर्फ इतनी इजाजत दे रहे हैं कि रशिया के अंदर स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट कर सकता है यूक्रेन हमारा असलहा इस्तेमाल करते हुए। अब इमैनुअल मैक्रोन से तो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि इमैनुअल मैक्रोन इसी तरह की बात करेंगे इस दौरे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें। लेकिन जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शॉल्स, जिनकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि ये हेलमेट से स्टार्ट हुए थे और अभी तक जो इनका मिसाइल है, जो टॉरस मिसाइल है, वो इन्होंने देने की भी परमिशन नहीं दी, यूज़ करना तो दूर की बात है। इनका जो टॉरस मिसाइल है वो जर्मनी ने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा यूक्रेन को जब तक यूक्रेन मेक श्योर नहीं करता कि मेरा टॉरस जो मिसाइल है वो रशिया की टेरिटरी में इस्तेमाल नहीं होगा। ये बंदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अब सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें भी की जा रही थी कि पता नहीं क्या गिद्दड़ सिंगी लेकर गए थे इमैनुअल मैक्रोन, किस तरह का लेक्चर दिया है, किस तरह से जो ओलाफ शॉल्स हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। इमैनुअल मैक्रोन को बहुत ज़्यादा शार्प आदमी है और इसने इस एक मुलाकात के बाद बिल्कुल धुला धुला सा ओलाफ शॉल्स बाहर निकला और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिल्कुल हमें यूक्रेन को इजाज़त देनी चाहिए कि यूक्रेन हमारा असलहा इनसाइड रशिया स्पेसिफिक टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन हमारा असलहा इस्तेमाल कर सकता है। अब ओलाफ शॉल्स और इमैनुअल मैक्रोन, ये मैंने आपको बताया कि यूरोप के फेसेस हैं, दोनों प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं और इनका फैसला यूं समझ लें कि यूरोप का फैसला है। अब अगर आप इटली को देखें या फिर हंगरी को देखें या उन कंट्रीज को देखें जो इन आइडियाज़ के खिलाफ हैं, उन्होंने दिया क्या है यूक्रेन को? क्या उन्होंने टॉरस मिसाइल दिया है? क्या उन्होंने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दिया है? क्या उन्होंने स्कैल्प मिसाइल दिया है जो फ्रांस का मिसाइल है, जो यूक्रेन के पास है, 400 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है स्कैल्प मिसाइल की? क्या उन्होंने अटैकम्स दिया है? कुछ भी नहीं दिया। जिन कंट्रीज़ ने ये मोटा तगड़ा असलहा, ये मोटे तगड़े लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल्स दिए हैं यूक्रेन को, वो है बरतानिया, वो है फ्रांस, वो है जर्मनी, वो है अमेरिका। बरतानिया भी इजाज़त दे चुका, फ्रांस भी इजाज़त दे चुका, जर्मनी भी इजाज़त दे चुका। अब नजरें हैं अमेरिका की जानिब। अमेरिका की जानिब से भी गौर किया जा रहा है क्योंकि ख़त लिख चुके हैं जो बायपार्टिसन हैं, वो ख़त लिख चुके हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन को, जिस ख़त के जवाब में जो एंटनी ब्लिंकन हैं उन्होंने कहा था कि हम गौर कर रहे हैं, ट्रूप्स तो खैर हम नहीं उतारेंगे यूक्रेन के अंदर, लेकिन ये जो यूक्रेन को इजाज़त देने वाली बात है इस पर अमेरिका भी अब हामी भर सकता है, क्योंकि प्रोमिनेंट कंट्रीज जब आ गए, हामी भर दी इन्होंने कि हमारा असलहा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अमेरिका या तो हामी भरेगा या फिर इन्हें जंग में छोड़कर, मैदान जंग में छोड़कर रशिया के सामने बिल्कुल भाग जाएगा अमेरिका। और मेरे ख्याल से अमेरिका भागने वाला ही है, इसे यूरोप को इस जंग में धकेल कर अमेरिका बहादुर जो हैं वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की वार्निंग सामने आई है
रशिया की जानिब से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के सदर ने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उनका नाम लेकर ये कहा कि स्टोल्टनबर्ग खासा समझदार आदमी हुआ करता था। जब ये नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, मेरे साथ मुलाकातें भी हुई, लेकिन इसकी जानिब से इस तरह के मशवरे दिया जाना यूक्रेन को ये तीसरी आलमी जंग की जानिब एक कदम बढ़ाने के मुतरादिफ है। और अगर आप ये समझते हैं कि स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करने से रशिया के अंदर आप जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो टेक्निकली व्लादिमीर पुतिन ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया कि इस तरह की इजाजत देने से आप इस जंग के अंदर किस तरह से शामिल हो जाएंगे। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Now, as for the strikes on Russian territory, I don't know about that. When current General Secretary of NATO was Prime Minister of Norway, we dealt with a lot of important issues in the Barents Sea. We discussed it with him, and back then, when I spoke to him back then, he seemed a reasonable person, not suffering any dementia. And if he speaks about attacking Russian territory with these weapons, as a person who heads an important organization, a political organization, he is a civilian himself, and he must know that high precision weapons, these kinds of weapons cannot be used without satellite imaging first, without reconnaissance, and now then choosing the target and choosing the way it's used can only be done by highly trained professionals based on reconnaissance. So take Storm Shadow missiles. These flight missions, as they're called, can be decided automatically without the participation of Ukrainian officers, and it is done by the missions are designed by those who provide the weapons, so it can be done without any participation of the Ukrainian side itself, the Ukrainian army itself. Now, other missiles, other systems such as ATACMS are also used based on satellite reconnaissance. The mission is created, then it is calculated, and in fact, when it's being input into the missile, the person who's inputting it may even not know what the missile is going to do, but the mission that's being input is actually being prepared by NATO officials, by NATO military, not by Ukrainians. And so the NATO countries, especially in Europe, especially in smaller countries of Europe, they must realize what kind of game they're playing. Smaller countries with small territories and that have a lot of population, they must understand what they are, and they must take that factor into account before they speak about attacking Russian territory. Now, these are all serious matters, and we are addressing them. We are looking at them very patiently, and so the same response could happen if we see these high precision weapons and missiles being used against Russian territory. And so once this affects the situation in Ukraine, look at how it's difficult to say how this will affect the global situation or the situation in Europe. Does the West want a global conflict? I don't think so. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने टेक्निकली समझाया यूरोप को कि एक तो इस तरह से ना उकसाएं यूक्रेन को, एक तो नेटो के चीफ या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को उकसाना बंद करें, क्योंकि अगर यूक्रेन आपका असलहा इस्तेमाल करेगा इनसाइड रशिया स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करने के लिए, तो वो करेगा कैसे इस्तेमाल? वो असलहा, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल करने के लिए जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो जासूसी की जाती है, सैटेलाइट्स के ज़रिए जासूसी की जाएगी, फिर स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट किया जाएगा, और ये बिल्कुल ही जो प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक होती है,
टारगेटेड स्ट्राइक होती है वो करने के लिए यूक्रेन के अनाड़ी फौजी नहीं, बल्कि आपकी सैटेलाइट, आपकी जासूसी और आपके एक्सपर्ट्स होंगे जो कि यूक्रेन को असिस्ट करेंगे। इट मीन्स कि आप ही होंगे जो रशिया के अंदर हिट करेंगे। अपना मिसाइल भी इनका और असिस्टेंस भी इनकी, सैटेलाइट इमेजेस भी इनकी, जासूसी भी इनकी। तो फिर यूक्रेन और रशिया की जंग कैसे हुई? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये तीसरी आलमी जंग की जानिब एक कदम होगा। तो आग से खेलना बंद करें और हमारे हथियारों को याद करें कि कौन से न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास हैं। और अगर ये यूरोप या फिर फ्रांस का नाम लेकर रूस के सदर ने कहा कि अगर ये अपने फौजी भी भेजते हैं रशिया के अंदर तो ये भी तीसरी आलमी जंग की जानिब एक कदम होगा। और आप इस तरह से अमेरिका और रशिया को आमने सामने ले आएंगे। अमेरिका जिसका अटैक कम्स ऑलरेडी यूज हो रहा है क्राइमिया के अंदर, तो अगर अमेरिका और रशिया आमने सामने आ गए तो फिर ये तीसरी आलमी जंग होगी, इसलिए बाज रहा जाए। अब क्या ये यूरोपियन कंट्रीज बाज रहेंगे? क्या अमेरिका बहादुर इन्हें समझाएगा या फिर इन्हीं की सफ में आकर खड़ा हो जाएगा और इजाज़त दे देगा यूक्रेन को कि हाँ ठीक है, इनकी तरह जो इनके स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है या फिर टॉरस मिसाइल है, उसकी तरह मेरा अटैकम्स भी आप इस्तेमाल करें, क्राइमिया से आगे भी इस्तेमाल करें। अभी तक तो अमेरिका की जानिब से मैंने आपको बताया कि इस तरह की ना इजाज़त दी गई है, ना अमेरिका का कोई मूड नज़र आता है कि वो यूक्रेन को इस तरह की इजाज़त देगा। अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो है कंधा स्ट्रेटजी, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस कंधा स्ट्रेटजी से आगे बढ़ेगा। अब यूरोप अगर आगे बढ़ना चाहता है, यूरोप को खतरा और खदशा है कि रशिया यूक्रेन से आगे निकलेगा, तो उन्हें अपनी सालमियत की पड़ी हुई है, तो इसलिए यूरोप इस जंग के अंदर इस हद तक भी उतरना चाहता है। लेकिन अमेरिका को क्या पड़ी कि अमेरिका इस हद तक इस जंग के अंदर उतरे। लेकिन अगर अमेरिका इनका साथ नहीं देगा या इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगा इनके फैसलों के अंदर, तो फिर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की बात जो है वो कंफर्म हो गई। और पूरी दुनिया को खैर ये बात पता है, यूरोप को अब आकर ये बात पता चली है कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका के इत्तेहादी ये नहीं हैं। और अगर अमेरिका के सदर जो बाइडन इस फैसले में इनका साथ नहीं देते तो ये यूरोप की नहीं बल्कि अमेरिका की भी शिकस्त होगी, क्योंकि जो अलायंस है, जो नेटो का सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस है, ये टूट कर डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले बिखर जाएगा। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।